तो जानते हो नहीं जानते? कौन सी मूवी में जगीरा बताओ देख। चाइना गेट। कौन सी मूवी है? हाँ, चाइना गेट मूवी देखना कभी, उसमें जगीरा है, जगीरा। मेरे दिल को भाया, मैंने कुत्ता काट कर खाया। कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेकर आओगे? तो जगीरा जैसा लड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन जगीरा की तरह कमीना कोई भी आदमी, अलाउद्दीन खिलजी वो था, जगीरा था वो। कमीनापन उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। और जैसे रतन सिंह उसे छोड़ने के लिए नीचे तक गया, उसने रतन सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, जो इधर आ जा। और समाचार भेजा कि जब तक पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को छोड़ा। ऊपर समाचार पहुंचे, पद्मिनी के लिए कहते हैं कि जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थी। और उसके एक भैया थे, जिन भैया का नाम था गोरा। भैया का नाम क्या था? गोरा नाम के उसके एक भाई थे। और उसका एक भतीजा था, उस भतीजे का नाम था बादल। क्या नाम था? ये आपस में भी काका भतीजा है। आपस में भी क्या है? पिता पुत्र नहीं, आपस में भी काका भतीजा है दोनों, गोरा और बादल। और उसने उन दोनों गोरा बादल को बुलाया, और गोरा बादल को बुला के कहा कि भैया, राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ गया, और ये बात है। इन सब ने योजना बनाई, योजना बना के अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। पर रानी अकेली तो आएगी नहीं, रानियों के साथ खूब सारी दासियां होती, नौकरानियां हुआ करती, तो रानी के साथ उसकी नौकरानियां भी आएगी। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, भेज दो, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है? कहा नौकरानियां 700 है। कितनी नौकरानियां है? अलाउद्दीन ने कहा अब पहले महिलाएं अकेली जाती नहीं थी, महिलाएं पालकी में बैठ के जाती। किसमें बैठ के जाती? पालकी समझते हो? पालकी उठाने वालों को क्या कहते हैं? पालकी उठाने के लिए एक जाति होती है, उस जाति का क्या नाम है? क्या बात करते हो यार, आप फिल्में नहीं देखते, फिल्मों के गाने नहीं सुनते? गाना नहीं है आओ रे डोली उठाओ? क्या बात करते, गाना भी नहीं सुना? आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। तो तो ये भगवान जाने क्या क्या करवाएगा मेरे से। पालकी उठाने वाली एक जाति होती है, उसका नाम होता है कहार। क्या होता है? याद रखना, ये आरपीसी का सवाल है कि पालकी उठाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलते थे? कहार। लिख लो कहीं ऊपर, कहार बराबर पालकी उठाने वाले। पर ये गाना सुनना जाके। आओ रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। फिल्में देखते हो कि नहीं देखते तुम लोग? नहीं देखते? फिल्में देखनी है, अगले 3 साल में कम से कम 100 फिल्में देखनी। कितनी फिल्में देखनी है? अरे नहीं, फिल्में देखनी चाहिए। ये भगवान जाने किसने कंसेप्ट बना दिया कि फिल्में देखना अच्छा नहीं होता। अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छी फिल्में देखने से आप खूब सारी चीजें सीखते हैं। अरे इतिहास की क्यों देखनी है, प्रेम कहानियां देखा कर। कहाँ इतिहास में जी रहा है? इतिहास क्लास में छोड़ के जाया कर। हाँ, घर पे जाके और खूब सारी अच्छी मूवियां आती है, वो देख लिया कर। एक अच्छी सी मूवी है, कभी टाइम मिले देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ फैसला, लिखो ऊपर कि मूवी देखनी है। लास्ट लास्ट पन्ने पे लिखो, ये मूवियां लिखोगे हमेशा, एक रुका हुआ फैसला। थप्पड़ मारूंगा, रोमांस बाहर आ जाएगा 2 मिनट में जरा। अभी उग के जमीन से बाहर आए नहीं, रोमांस पहले चाहिए तुमको। 18 साल से सारों की उम्र कम है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मैं वो फिल्में बताऊंगा जिनमें रोमांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एज अभी तक नहीं हुई है, 18 नहीं हुई है। चलो, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी को कहा दोनों ने, कौन कौन आपके, गोरा और बात, कि भाई रानी पद्मिनी आएगी और उसके साथ में 700 दासियां आएगी। कितनी दासियां आएगी? ठीक है भाई। तो आगे वाली पालकी में तो बैठी पद्मिनी, पीछे जितनी पालकियां थी उनके अंदर किसी में भी दासी बिठाई नहीं, सबके अंदर बिठा दिए सैनिक। कौन बिठा दिए? एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोग होते। एक पालकी उठाने कितने? 4 तो सीधे हो गए, फिर वो थक जाएंगे तो वो मेंटेन करते, तो 6 लोग होते एक पालकी को। तो 700 पालकियों में कितने लोग? 4200। कितने हो गए? 700 अंदर बैठे, कितने हो गए? 4900। 5000 की फौज है, 5000 की फौज तैयार की, और सारे सारे हथियार वथियार डाल के वहां अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। अलाउद्दीन को जागे कहा
कि भाई पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन का मिला दो भाई। रतन सिंह आजाद कैंप में उसको गिरफ्तार कर रखा था, 2-4 बॉडीगार्ड लगा रहे थे आगे। पद्मिनी मिलने के लिए गई और कहते हैं भाई पद्मिनी जितनी सुंदर थी, जितनी बुद्धिमान थी, उतनी वीर थी। उसने 2-4 बॉडीगार्ड थे उनको तो मार दिया, रतन सिंह वहां से लेके फरार। अलाउद्दीन को थोड़ी देर में पता चला कि पद्मिनी गई वो तो गई, रतन सिंह को भी ले गई। और कहते हैं अलाउद्दीन की सेना जब तक युद्ध करने के लिए तैयार होती तब तक गोरा और बादल अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लड़ाई होती है, ऐसा कहानी ये कहती है गोरा उस लड़ाई में काम आ गया, गोरा लड़ता हुआ मारा जाता है। बादल अपने बाकी सैनिकों को लेकर पीछे हटता हुआ किले के अंदर घुस जाते हैं, वापस किला वापस बंद कर लिया जाता है। अब अलाउद्दीन खार खा गया। अलाउद्दीन का यार ये तो बेइज्जती है यार, साफ साफ है ना, गजब बेइज्जती है, ऐसी कौन करता है यार। और अलाउद्दीन ने कहा अब तो मैं यहां से जा ही नहीं रहा। अलाउद्दीन ने 8 महीने का घेरा डाला। कितने महीने का? अब 8 महीने तक बाहर बैठा रहेगा, तब अंदर का अनाज खत्म हो गया कि सारी पब्लिक अंदर है तो खाएगी भी। और इतना अनाज जितना स्टॉक किया था आपने, वो अनाज क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। अनाज खत्म होने लग गया, पानी का स्टॉक खत्म होने लग गया। अब क्या किया जाए? अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि भूखे प्यासे मर जाओ, दूसरा तरीका सरेंडर कर दो। अलाउद्दीन को दो भाई ठीक है गलती हो गई, जो हो गया वो तो हो गया, अब हम तेरे से क्या कर लेंगे? संधि, तेरे को हम टैक्स दे देंगे। इन्होंने कहा भाई दूसरे वाला तरीका तो अपनाया नहीं जाएगा, भूख प्यास से मरेंगे नहीं। और ये दो एक तरीका है ये कि भाई हम सरेंडर कर दें, हम सरेंडर नहीं करें। तो सरेंडर नहीं करोगे फिर क्या तरीका बचता है? लड़ाई। तो लड़ाई में तो मरोगे। 10,000 फौजी 1 लाख के सामने जाएंगे तो किसी भी तरीके से लड़ लेंगे तो भी मरे। आप अकेले कितने भी बहादुर हो, लेकिन 10 का मुकाबला तो मरेंगे तो मरेंगे, कम से कम सरेंडर तो नहीं करेंगे। और आज अलाउद्दीन को दिखा देंगे कि हम यदि 10,000 मरेंगे तो अलाउद्दीन के भी 50-60 लेके मरेंगे, 20-30-40 जितने मारे जाए उतने मारेंगे और मार के मरेंगे, ताकि इनको भी नुकसान हो। ऐसी जो लड़ाइयां होती जिनमें ये पक्का होता कि अगले का जीतना पक्का है और अपना हारना पक्का, ऐसी लड़ाई जिनमें पक्का होता कि अपने मरेंगे, जिंदा रहने की कोई भी नौबत आएगी नहीं, पक्के पर कोई सूरत नहीं है कि जिंदा रहेंगे, सारे के सारे मरेंगे, फिर भी लड़ाई करने के लिए जाते, ऐसी लड़ाइयों को बोलते हैं साका। क्या बोला करते? साका बोलते। साके का मतलब ये है कि जो आन बान शान के लिए लड़ाइयां की जाती, अंतिम। अब जो कुछ है वो आज अपना अंतिम युद्ध है, पर आज अपने तो मरेंगे लेकिन दुश्मन को भी बता के जाएंगे कि हम क्या चीज है। पर आप 10,000 आदमी, 5,000 आदमी, 7,000 में जितने भी जा रहे हो बाहर जाके मरोगे पक्का है। मरोगे तो आपका पीछे परिवार तो रह गया। और मैंने बताया था मध्यकाल वाली लड़ाई में दिल्ली से जो भी आक्रमणकारी आ रहे थे सबसे पहले निगाह महिलाओं पे होती कि महिलाओं को उठा के ले जाओ, तो ये तो महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। ये बहुत ही बुरा सा माना जाता है कि यार इस प्रकार से अपने घर की महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। अब क्या किया जाए? तो मध्यकाल में अपने यहाँ पर एक नई चीज आई, और महिलाएं उस लड़ाई से पहले अपने आप सारी अग्नि जला के उस आग में बैठ जाती। इसको बोला करते जोहर। क्या बोलते? और महिलाएं ये मानती कि कोई दूसरा आदमी हमारे शरीर के हाथ लगाए उससे अच्छा तो मर ही जाए। ऐसी जिंदगी जी के क्या करना जिसके अंदर हमें दिल्ली ले जाके बेच देंगे, सेक्स स्लेव बना के रखेंगे, कहीं पे नौकरानियां बना देंगे, किसी भी आदमी के साथ भेज देंगे। इससे अच्छा है जब पति मर रहा है, बाकी परिवार वाले मर रहे हैं, तो मैं भी जिंदा रहेगी क्या करूंगी। और अब मेरे को नहीं जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मेरी आन बान शान की रक्षा कर लेनी चाहिए। और महिला अपने आप अग्नि में बैठ जाया करती। इस व्यवस्था को बोलते जौहर। क्या बोलते? तो महिलाएं क्या कर लिया करती। अब एक कोई फौजी है, उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने जौहर किया, उसके सामने जौहर किया, वो जानता है कि इसने जौहर क्यों किया है, क्योंकि ये जानती है कि मैं तो बाहर जाते हुए लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, परिवार में कोई बचेगा नहीं जो इनको बचा सके, इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है? जौहर। मैं भी अब बाहर जाऊंगा और बाहर जाते हुए लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। किसकी वजह से? जो बाहर दुश्मन खड़ा उसकी वजह से। उस दुश्मन की वजह से मैं मरूंगा आज, वो जो दुश्मन खड़ा उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की महिलाओं को जलना पड़ गया। अब उस बंदे का गुस्सा ज्यादा होगा कम होगा? फिर उसको लगता था कि बाहर वाले कच्चा खा जाऊं मैं, भले मेरे 10 गोलियां लग जाए पर इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो अब वो जौहर होने के बाद वो आदमी सारे युद्ध करने के लिए बाहर जाते केसरिया कपड़े पहन के। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया का मतलब ही था अंतिम युद्ध, ये वीरता का प्रतीक है। आज के लिए वीरता दिखानी है अपने को, युद्ध जीतना। भाई जीत ही नहीं सकते, कैसे जीतोगे आप? ऐसी जो भी लड़ाइयां होती जिनमें लगता है कि जीत सकते हैं, उनमें साका करते ही नहीं, उनमें किला बंद करते ही नहीं, उसमें जाके लड़ते। जहां भी ये होता कि अपने 10,000 सामने वाले 20,000 भी है तो युद्ध में लड़ेंगे, किले तक आने ही मत दो, उससे पहले रोक लेंगे। किले तक सेना आ गई दुश्मन की, इसका मतलब है दुश्मन के पास भयंकर सेना है और अपने पास उसके मुकाबले में कुछ भी सेना, तो कहते भाई किला बंद करके अंदर बैठ जाओ। तो पुरुष केसरिया कपड़े पहन के बाहर जाते और बाहर जाते हुए लड़ाई करते, इसको बोलते केसरिया। क्या बोलते?
तो अंतिम युद्ध जो अपने आन बान शान की रक्षा के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने जो प्राइड के लिए जो युद्ध किए जाते, उन युद्धों को क्या बोला जाता? साका। साके के अंदर दो चीज होती, एक तो था जोहर, एक क्या होता? केसरी। महिलाएं तो क्या किया करती? जोहर। और पुरुष क्या किया करते? पहले जोहर हुआ करता था, बाद में क्या हुआ करता? तो वो बीच वाली तो वो कहानी बनाई हुई है, बाकी सीधा सीधा सा ये था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आता है, किले का 8 महीने तक घेरा डालता है। कितने महीने तक? 8 महीने घेरे के बाद किले का अनाज खत्म हो गया, किले का पानी खत्म हो गया। अब लगा कि अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो अपने आप क्या कर लेते हैं? साका। साके में एक होता है जोहर, एक क्या होता है? केसरिया। तो महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर। और पुरुषों ने क्या कर लिया? महिलाओं की रानी कौन है? पद्मिनी। तो पद्मिनी जोहर करेगी, और कहते हैं पद्मिनी के साथ में 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। कितनी महिलाओं ने जोहर किया था? अच्छा, केसरिया पुरुष करेंगे। पुरुष राजा कौन है आपका? रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह ने क्या कर लिया? केसरिया। और इसके जो मुख्य सेनापति थे दो, उन सेनापतियों के नाम थे गोरा और बादल। क्या क्या नाम थे? गोरा और बादल। और जौहर और केसरिया दोनों को मिला के क्या बोलते थे? साका। क्या बोलते? तो चित्तौड़ का पहला साका कब होता है? 1303। किसके आक्रमण के टाइम? अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मिनी क्या करती है? रतन सिंह क्या करता है? पद्मिनी के साथ और कितनी महिलाएं थी? 1600। और रतन सिंह के सेनापति कौन कौन थे? गोरा और। अच्छा, रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया, पद्मिनी ने ये सब महिलाएं क्या कर गई? जोहर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे क्या कर लिया? कब्जा। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है 25 अगस्त 1303। अब उसको भयंकर नुकसान हुआ था। एक तो 8 महीने से यहाँ बैठा था तो परेशान था, फिर उसको युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। उसे इतना लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो खार खाया हुआ तो था। तो उसे लगा कि मैं किले में जाऊंगा और किले में जाते राजा के परिवार की महिलाओं को उठा के ले जाऊंगा। लेकिन अंदर आया तो कोई था ही नहीं, पूरा किला साफ पड़ा, एकदम राख उड़ रही है किले के अंदर और कुछ है ही नहीं। पर किले में जनता बैठी थी, जिस जनता का लड़ाई से कोई भी लेना देना। मैंने बताया था पहले युद्ध केवल सेना के बीच में होते थे, जनता कोई भी परेशान। अब अलाउद्दीन को गुस्सा आ ही रखा था, उसने उस जनता को बाहर निकाला, बाहर निकाल के सबको काट दिया। ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ में लगभग जनसंख्या 30,000 के आसपास थी। कितने के आसपास थी? तो उसने चित्तौड़ में कितने लोग कटवाए? 30,000 लोग। महिलाओं को और बच्चों को उठा उठा के ले गए, दिल्ली ले जाके बेच दिया, पुरुषों को काट कूट के यहाँ पे फेंक दिया गया। कुल मिला के चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। राजा मर गया, रानी मर गई, उनके साथ की महिलाएं मर गई, आम पब्लिक बैठी थी वो भी क्या हो गई? बर्बाद। पूरा एकदम बर्बाद किया। चित्तौड़ पे कब्जा हो गया पर उसका। अब मैंने बताया था चित्तौड़ किस लिए जरूरी है? चित्तौड़ इसलिए जरूरी है कि एक तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा किला है, दूसरा उससे भी बड़ी बात, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात वाला रास्ता चित्तौड़ के बीच से जाता है। और यदि आपको मालवा और गुजरात के ट्रेड पे कंट्रोल करना है तो आपको कहां पे कब्जा करना पड़ेगा? अलाउद्दीन चाहता है कि इस किले पे कब्जा किया जाए। अब इस किले पर जब कब्जा हुआ तो ये किला कितना उपयोगी रहा होगा, कितनी यूटिलिटी रही होगी कि अलाउद्दीन अपने बेटे को यहाँ का राजा बनाया, अपने बेटे को ये किला दिया कि तू संभाल यार मेरी तरफ से। और किसी को देंगे तो क्या पता सही संभाले कि नहीं संभाले। और बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था? कौन है खिजर खान? अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, अलाउद्दीन ने तो चित्तौड़ को क्या कर दिया था? बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करके किसको सौंपा? खिजर खान को। अब इसका मतलब है चित्तौड़ को वापस सुधरवाने की जिम्मेदारी किसकी है? खिजर खान। अब चित्तौड़ को वापस आबाद कौन करेगा? खिजर खान। तो खिजर खान चित्तौड़ को आबाद करेगा, इसलिए चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? सुनना फिर लिखना आप। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया गया? वाई खिजराबाद। खिजराबादी क्यों किया? क्योंकि खिजर खान को आबाद करना है। खिजर खान क्या करना है? मैंने तो क्या कर दिया इसको? बर्बाद। अब मेरा बेटा इसको क्या करेगा? आबाद। आबाद समझ गए? वापस यहाँ पे लोगों को बसाएगा। आबाद, आबादी। मैंने लोगों को मार दिया, यहाँ लोगों की वापस आबादी कौन बसाएगा? मेरा बेटा खिजर खान। अब लोगों का ध्यान कौन रखेगा? मेरा बेटा खिजर खान। तो अब वो बर्बाद हुए को आबाद करेगा, खिजर खान आबाद करेगा। तो खिजर का आबाद क्या कहलाया? है ना? कई बार यूं ही अपने पढ़ते रहते हैं कि भाई चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। कोई पूछे खिजराबाद क्यों कर दिया? तो खिजर खान को दे दिया। तो खिजर खान को दे दिया। खिजराबाद कहां से? तब याद रखना, आबाद। आबाद, आबाद समझ गए कि भाई अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? बर्बाद। खिजर खान क्या करेगा? इसको आबाद। इसलिए चित्तौड़ का नाम क्या है? तो कोई रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहते, स्वाभाविक बात है। खिजर खान आबाद करेगा तो नाम क्या होगा इसका? खिजराबाद। अच्छा, फिर अपने को क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? अपने पास क्या प्रूफ है इसका? तो हम कहते हैं चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई है। चित्तौड़ किले में क्या बनी हुई है? दरगाह। समझते हो? मुसलमानों के अंदर जो भी संत टाइप के लोग होते, वो जब मर जाते तो उनकी पूजा करने लग जाते। तो जहां पर उनकी समाधि बनी होती है उस समाधि को बोलते दरगाह। समाधि क्या बनते?
भाई हिंदुओं में तो किसी के मरने के बाद उसको जला दो, मुसलमानों में क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो कोई संत टाइप का